अब भी कहेंगे कि जादू कुछ नहीं होता? जादू से ही तो दुनिया घूमती है और जादू से ही तो ये बॉल मेरे इशारों पर इधर उधर नाचती है। अब मैं कहूंगी लेफ्ट तो बॉल लेफ्ट में, और मैं कहूंगी कि राइट तो बॉल राइट में। ये सब मेरा कमाल है क्योंकि मैं हूं एक महान जादूगरनी। जादूगरनी, अब बस भी करो। बॉल को नचा रहा था मैं और सारा क्रेडिट ले रही है ये। आहा, ना ये ना मैं। बॉल को तो नचा रही थी ये वैक्यूम क्लीनर की हवा। वैक्यूम क्लीनर की हवा मतलब बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल फिजिक्स का वो नियम जो इस बॉल को भी नचा रहा है। तेज चलती हवा या द्रव्य के पास दबाव कम हो जाता है, आसपास की हवा उस तरफ बढ़ती है, इससे बनता है एक ऊपरी उछाल। ये नियम एरोप्लेन्स की उड़ान पर भी लागू है और पक्षियों को भी यही उड़ाता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल, इसे हमेशा याद रखें, बड़े काम का है। भाई अब जब पोल खुल ही गई है तो आप भी हमेशा याद रखिए, होता नहीं कुछ जादू टोना, क्योंकि साइंस से भरा है कोना कोना। और कोने कोने में छिपी साइंस का सिर्फ एक सच है। हर बात का कोई ना कोई कारण और हर सवाल का कोई ना कोई जवाब, जिनको ढूंढकर हम ले आए हैं आपके पास। जी हाँ, ढेर सारे सवालों के ढेर सारे जवाब लेकर, एक और रिस्पॉन्स स्पेशल के साथ। ऐसा ही होता है, पर क्यों होता है, कैसे होता है, आपके बहुत सारे केतरी मतलब सवाल हमें मिल रहे हैं। बहुत से सवालों के जवाब आज एक बार फिर एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड में, क्योंकि ऐसा ही होता है। छोटे बच्चे जब सवाल पूछते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं से शुरू करते हैं, प्रीतिश के लेटर से। प्रीतिश पूछते हैं कि गर्म हवा को कौन कहता है ऊपर उठ जाने के लिए, और ठंडी हवा को कौन कहता है नीचे आ जाने के लिए। क्या इसके पीछे भी कोई साइंस है? प्रीतिश, हर बात के पीछे साइंस है। तो चलिए आपके सवाल का जवाब लेते हैं दीपिका और शिवम से। पूरे एक्सपेरिमेंट के साथ तैयार बैठे हैं, चले। गरम मतलब ज्यादा एनर्जी, मतलब मॉलिक्यूल्स की बॉक्सिंग। और ठंडी मतलब सुस्ती। तो इस बॉटल में डाल देते हैं ये गरम गरम पानी। बोतल में भर दिया है गर्म गर्म पानी, जिससे बोतल गर्म हो जाए। थोड़ी देर बाद उसे खाली कर देते हैं। ऐसा करने से बोतल के अंदर की हवा गर्म हो गई होगी। अब लगा देते हैं बोतल के मुंह पर गुब्बारा और रख देते हैं उसे ठंडे ठंडे बर्फीले पानी के बीच। बर्फ ने बोतल के अंदर की हवा को कर दिया ठंडा। वो सिकुड़कर नीचे आ गई। तुरंत बोतल के बाहर की गर्म हवा ने अंदर जाने की कोशिश की और अपने साथ गुब्बारे को भी अंदर ले गई। इसी बोतल को अगर हम एक बार फिर गर्म पानी में रखेंगे तो देखिए क्या होगा। गर्मी चीजों को फैला देती है और ठंड उन्हें सिकोड़ देती है, श्रिंक कर देती है, छोटा। गर्म हवा का फैलना और ठंडी हवा का सिकुड़ना हमारी पृथ्वी के संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे चारों तरफ हर समय होता रहता है। इसी से मौसम बनते हैं और हवाएं चलती हैं। रात होती है, अंधेरा होता है और ये बोलते हैं। हम कहते हैं रात को बहुत अंधेरा है और इनके लिए दिन में बहुत रोशनी है। हम सोते हैं और इनके लिए होता है जरूरी जागना। अगर जागेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अगर हमारे शरीर के हिसाब से हमारी आंखें होती इनके जितनी बड़ी
तो मालूम है कैसी होती? ऐसी, संतरे जैसी। किसकी बात कर रही हूं? नहीं पता? उल्लू की आंखें बनी ही रात के अंधेरे में देखने के लिए हैं। बड़ी बड़ी आंखें और आंखों की पुतलियां खूब छोटी बड़ी हो सकती हैं। उल्लू की आंखें ज्यादातर सभी दूसरे पक्षियों की आंखों से बड़ी, इतनी बड़ी कि उनको जगह पर रखने के लिए चाहिए सहारा। वो ज्यादा इधर उधर नहीं घूम पाती, पर उल्लू अपनी गर्दन 270 डिग्री घुमा सकते हैं। दोनों आंखें एक दूसरे से अलग काम कर सकती हैं। मतलब हो सकता है कि एक आंख की पुतली कम रोशनी में देखने के लिए फैल जाए और दूसरी रोशनी में देखने के लिए हो जाए छोटी, वो भी एक ही समय पर। रही बात चमगादड़ों की, तो ये गलत है कि वो देख नहीं सकते। चमगादड़ों की आंखें बहुत छोटी हैं, उन्हें कम दिखाई देता है, पर वो देख सकते हैं। उनके लिए ज्यादा काम की है सुनने की शक्ति, एकोलोकेशन, जो सोनार की तरह काम करता है। चमगादड़ उड़ते समय एक बहुत ही हाई पिच आवाज निकालते हैं। ये फ्रीक्वेंसी हम नहीं सुन सकते, लेकिन जब ये साउंड वेव्स किसी चीज से टकराकर लौटती हैं, तो चमगादड़ इस गूंज को सुन लेते हैं और इस एकोलोकेशन से रास्ता और खाना दोनों ढूंढ निकालते हैं। दीपिका जी बताइए, दिन में सपने कौन देखता है? अरे वही जो दिन में सोता रहता है। उल्लू कहना चाह रहा है मुझे, वाइस ओल्ड आउल। वैसे मैं सपने नहीं देख रही थी, बल्कि मैं सोच रही थी कि हमें रात में सपने क्यों आते हैं। हमें रात में सपने क्यों आते हैं? यही तो है हमारा अगला केस भी। हम दिन भर बड़ी सारी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। कभी खुश होते हैं और कभी हो जाते हैं नाराज। कभी हंसते हैं, कभी आता है रोना और कभी डर जाते हैं। ये सभी बातें, रंग हमारे दिमाग में स्टोर हो जाते हैं और जब हम सो जाते हैं तो हमारा दिमाग जागता रहता है। साइंटिस्ट्स ने पता किया है कि हमारी नींद कई फेजेस में बटी है। इनमें से एक रैपिड आई मूवमेंट REM है। ऐसी नींद जिसमें हमारा दिमाग बड़ा एक्टिव रहता है और हमारी पुतलियां बंद पलक के नीचे भागती रहती हैं। यही समय है जब हमें सपने आते हैं। हमारे दिमाग में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन और भावनाएं मानो प्रोसेस होती हैं और सपनों में दिखती हैं। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि इन्हें, मतलब इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस को हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। हर किसी को सपने आते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। वैसे सपनों पर रिसर्च अब भी चल रही है, लेकिन हम तो आपसे यही कहेंगे, हैप्पी ड्रीम्स, अच्छे अच्छे सपने देखिए। हमारी आंखें जब बंद होती हैं तो हमें कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जब हम सोते हैं तब भी तो हमारी आंखें बंद होती हैं, पर तब हम देखते हैं खूब सारे सपने। कभी गुब्बारों के, कभी तितली के, कभी पंछी के, कभी मम्मी की डांट के, कुछ डरावने और कुछ मस्ती भरे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिन लोगों की आंखों में कोई रोशनी नहीं होती, मतलब जो देख नहीं सकते, उन्हें सपनों में भी कुछ नजर नहीं आता, लेकिन वो सपने देखते हैं, महक के, आवाजों के, स्पर्श के। हाँ, और इसका कारण भी वही है जो अभी अभी आपने समझा। हमारे सपने जुड़े हैं हमारे मस्तिष्क में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन से, राइट?
दीपिका बस 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 करो। अरे दीपिका बस करो। अरे पुष्पिंदर कुमार शर्मा जी, ये सब आपके ही सवाल की सजा है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे बंदर क्या, भैंस भी कह लो। मैं तो भैंस बनना पसंद करूंगा, लेकिन प्लीज अपनी ये बेसुरी बांसुरी बजाना बंद करो। बेसुरी? पर बांसुरी तो सुरीली होती है, म्यूजिकल। और ये मैं थोड़ी ना कह रही हूं, ये तो जम्मू से लिख कर आया है। बांसुरी एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, सांसों को सुरों में बदलने वाला एक वाद्य यंत्र। इसकी साइंस आसान, जो जुड़ी है एयर कॉलम, बांसुरी के अंदर की हवा से। बांसुरी पर अलग अलग छेदों को बंद या खोल करके हम एयर कॉलम की लंबाई बदल सकते हैं। लंबाई कम तो ऊंची पिच, ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा। दूसरी तरफ लंबा एयर कॉलम तो पिच नीची, फ्रीक्वेंसी कम। आप खुद सुन लीजिए। सरगम के निचले सा में सभी छेद बंद हैं, सबसे लंबा एयर कॉलम, और ऊपर के सा में सभी छेद खुले, सबसे छोटा एयर कॉलम। शुभम जैन ग्वालियर से देख रहे हैं ना, आपने ही कहा था आपको एक्सपेरिमेंट्स दिखाएं ताकि आप अपनी असेंबली में इन्हें दिखा सकें। तो तैयार हैं? चलिए। ऐसा ही होता है। और ऐसा क्यों होता है ये तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन शिवम और दीपिका पानी में बॉल्स क्यों डाल रहे हैं? शिवम, हम जब भी किसी वाटर बॉडी के पास पिकनिक में जाते हैं तो कितनी मजा आती है ना। हम सब मिलकर पानी में पत्थर फेंकते हैं, लेकिन जब हम ये पत्थर फेंकते हैं तो वेव्स गोलाई के आकार में क्यों आगे बढ़ती है? गोलाई मतलब चारों तरफ। इस केतरी का जवाब क्या है? पानी में फेंका गया पत्थर उस जगह के पानी के मॉलिक्यूल्स को धक्का देता है। अब ये ढकेले गए मॉलिक्यूल्स अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल्स को धक्का देते हैं और खुद अपनी जगह पर लौट आते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है चारों तरफ। हर धक्के के साथ ऊर्जा थोड़ी कम होती जाती है, इसीलिए लहरें केंद्र से दूर होती जाती हैं और हल्की पड़ती जाती हैं। ऐसा तब तक होता है जब तक उस धक्के की ऊर्जा खत्म नहीं हो जाती। हर तरंग ऐसे ही बनती है और खत्म होती है, फिर चाहे वो हवा में हो या द्रव्य में। माध्यम अपनी जगह ही रहता है और सिर्फ ऊर्जा आगे बढ़ती है। ये डाल दिया पानी, मैं बड़ी वाली डालूंगा। सॉलिड्स ठोस होते हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि सॉलिड्स लिक्विड से ज्यादा घने होते हैं। लेकिन फिर भी बर्फ पानी पे तैरती है, आप खुद ही देख लीजिए। इसका जवाब हम लोग कुछ हफ्तों पहले समझ चुके हैं। चलिए एक और बार समझ लेते हैं। हम लोग कुछ कंफ्यूज्ड हैं। मुंबई के अमेर आने के साथ हम भी पानी और बर्फ के इस चक्कर को जान लेते हैं। पानी में कोई चीज तब तैरती है जब उसकी रिलेटिव डेंसिटी, घनत्व पानी से कम हो। लेकिन ठोस बर्फ की डेंसिटी पानी से कम कैसे हो सकती है? बर्फ पानी में डूबती क्यों नहीं? इसका जवाब छुपा है पानी के मॉलिक्यूल में। दो हाइड्रोजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ नेगेटिव। इसलिए पानी का बाइपोलर मॉलिक्यूल अजब है।
पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमकर बर्फ बन जाता है। जैसे जैसे पानी ठंडा होता है उसके मॉलिक्यूल्स सिकुड़ते हैं और उनकी ऊर्जा कम होती जाती है। पानी के मॉलिक्यूल्स कम जगह घेरने लगते हैं, लेकिन जैसे ही तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जाता है पानी के मॉलिक्यूल्स फैलना शुरू कर देते हैं और ज्यादा जगह लेते हैं। ये फिजिक्स के सारे नियम तोड़ता है और इसीलिए इसे एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहते हैं। इसी के कारण बर्फ पानी में तैरती है, ना कि डूब जाती है। ये हमारी पृथ्वी के लिए बड़े काम का है, हमारी वाटर साइकिल के लिए बहुत जरूरी। हम जब बात नहीं मानते, रूल्स ब्रेक करते हैं तो हमें पड़ती है डांट और कभी कभी टैंग टैंग। लेकिन जब पानी रूल्स ब्रेक करता है, नियम तोड़ता है, तो हम शुक्र मनाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए है बहुत इंपॉर्टेंट। अंतरिक्ष, स्पेस, कई ऐसे रहस्य जिनके बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं मालूम, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें पता है। जैसे कि विनय महेश जी ने पूछा है। उनका सवाल है मार्स के बारे में। पूछते हैं कि मार्स लाल क्यों है? 1 मिनट बताती हूँ। अरे भाई, पिटाई नहीं कर रही, जवाब दे रही हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे। इसी में तो छुपी है लाली मार्स की। देखिए, लोहे की पुरानी चीजें क्यों लाल पड़ जाती हैं? जवाब आपको मालूम है, जंग, रस्ट। और बिल्कुल इसी कारण मार्स या मंगल ग्रह भी लाल है। मार्स को रेड प्लैनेट या लाल ग्रह भी कहा जाता है। उसकी मिट्टी में बहुत सारी जंग या आयरन ऑक्साइड है जो इसे लाली देता है। मार्स का वातावरण बहुत पतला है और उस पर पड़ती है कड़ाके की ठंड। इसी ठंड के कारण मार्स पर लिक्विड पानी नहीं, पर बर्फ है, मिट्टी में भी और उसके ध्रुवों पर भी। क्या मार्स पर जीवन है या कभी था? स्पेस साइंटिस्ट्स इस बात पर जोर शोर से रिसर्च कर रहे हैं। हम खाना खाते हैं और फिर उसे बाहर निकालते हैं। इक्स, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, सबको करना पड़ता है और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। कभी सोचा है कि पौधे जो खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, वो अपने खाने को कैसे एक्सक्रीट करते हैं? यही तो पूछा है नन्ही सी कोमल ने। ये साइंटिस्ट बनना चाहती हैं। कोमल, आपकी चिट्ठी पढ़ के तो हमें लग ही रहा है कि आपका एटीट्यूड ऑलरेडी साइंटिस्ट जैसा हो गया है। वेरी गुड। तो चलिए आपके सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्या प्लांट्स नंबर 1 या नंबर 2 करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं? सवाल का जवाब ढूंढते हैं पेड़ पौधों के बीच जाकर। प्लांट खाना खाते भी हैं और पकाते भी। पकाना मतलब फोटोसिंथेसिस। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से पानी और सूरज से धूप लेकर पेड़ों पौधों की पत्तियां ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया का बाय प्रोडक्ट होता है पानी और ऑक्सीजन, जो पौधे बाहर छोड़ देते हैं। इसे भी एक तरह का एक्सक्रीशन मान सकते हैं। फोटोसिंथेसिस से बना ग्लूकोज और मिट्टी से खींचे गए मिनरल्स को पौधा इस्तेमाल करता है। अलग अलग बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं और इन प्रक्रियाओं में कुछ चीजें बेकार रह जाती हैं, बाय प्रोडक्ट्स। साइंटिस्ट्स ने पता किया है कि पौधा इन बेकार चीजों को अपने तनों और पत्तियों में जमा कर लेता है। जब पत्तियां झड़ती हैं तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए पत्तियों के झड़ने को भी एक तरह का एक्सक्रीशन मान सकते हैं हम। इमेजिन करिए, अगर प्लांट्स भी हमारे ही तरह नंबर 1 और नंबर 2 करते तो क्या होता? शिवम की इमेजिनेशन भी गंदा है। अरे इसमें गंदा क्या है? इट्स अ कॉल ऑफ नेचर। और वैसे भी सर आइंस्टाइन ने खुद ही कहा था, नॉलेज से भी बढ़कर है इमेजिनेशन। आज हमने कोरल से लेकर बड़े बड़े आंखों वाले उल्लू की भी बात की है। अंतरिक्ष से लेकर सपनों की दुनिया में पहुंच गए थे हम आज।
सपनों की दुनिया, अरे वो भी बड़ी मजेदार है। अरे लेकिन अगर आप सोचे कि छोटी छोटी चींटियों को भी सपने आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पर कोई रिसर्च तो नहीं हुई है, लेकिन जवाब एकदम सही है। क्यों? क्योंकि सपने तो उसी को आएंगे ना जो सोएगा। बिल्कुल सही बात है, चींटियां सोती नहीं, और ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो ऐसी ही बड़ी मजेदार बातों के लिए मिलते रहिए हमसे हर हफ्ते, इसी जगह इसी वक्त, क्योंकि ये साइंस की दुनिया है और यहाँ ऐसा ही होता है। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS has been providing opportunities to youth for their development. Some of them have brought great laurels to the institute. With NIOS, many Divyang students have proved their strength. Join NIOS and make a difference. पच्चीस साल का लंबा सफर और लाखों लोगों के चेहरों पर खिलती मुस्कान, गर्व और गरिमा से जीने की प्रेरणा देती मुस्कान, आत्मसम्मान और विश्वास से पैदा हुई मुस्कान। इन खिलते चेहरों पर ये मुस्कान आई है शिक्षा के जरिए। ये मुस्कान आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के जरिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, इस संस्थान का एक बड़ा उद्देश्य है आम आदमियों के जीवन को बेहतर बनाना। ऐसे लोग जिनके लिए शिक्षा एक दूर का सपना है, या वे बच्चे जो परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। NIOS ऐसे बच्चों और बड़ों को दोबारा शिक्षा से जुड़ने का मौका मुहैया कराता है ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। 1989 में स्थापना के बाद NIOS ने देश के लाखों बच्चों और वयस्कों को बेहतर शिक्षा से जोड़ा है। इनमें हर उम्र, हर पृष्ठभूमि, हर जाति, हर मजहब और हर क्षेत्र के लड़के लड़कियां, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बढ़ई से लेकर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, बेकर और दर्जी तक NIOS कोशिश कर रहा है सबको शिक्षित और सशक्त बनाने की, चाहे वो असम के दूर दराज इलाके में रहने वाला हो या फिर मुंबई जैसे महानगर का। NIOS ने अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज कराई है। NIOS ने शिक्षा की परंपरागत सोच को ही बदल दिया है। वो पढ़िए जो हम पढ़ाते हैं की जगह NIOS की नई सोच है, हम वो पढ़ाते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। इस नई सोच ने लोगों को आगे बढ़ने और NIOS के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में NIOS किसी सीमा को नहीं मानता, उम्र की सीमा को भी नहीं। चंडीगढ़ के गणेश के लिए भी NIOS एक वरदान साबित हुआ। NIOS शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा न केवल रोजगार के द्वार खोलती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और गर्व के साथ जीना भी सिखाती है। NIOS खेल के इन सितारों को उनकी सुविधा और समय के अनुसार बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराता है। मेरी कॉम, सोमदेव देववर्मन, देविका रेबेका पल्लिकल, अरमान इब्राहिम, प्रद्युमन प्रकाश और अमय जोत सिंह। NIOS सीमा पर खड़े उन प्रहरियों को भी शिक्षा से लाभान्वित करता है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। सच तो ये है कि NIOS की पहुंच हर ओर रहती है, चाहे वो दूर दराज के आदिवासी हो या जेल की कोठरी में बंद कैदी या फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब निवासी। देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, अमीर, गरीब,
शिक्षा से वंचित न रहे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का यही मिशन है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पूरे देश में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज दे रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। हम दूर दराज के गांव में अपने संस्थान बनाते हैं और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बच्चियों को, वहाँ के वयस्कों को हुनर के क्षेत्र में शिक्षा पहुँचाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जिन क्षेत्रों में 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है, अब हम हुनर के क्षेत्र में, वोकेशनल एरिया में भी 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेशन करेंगे। तो वो बच्चे जो कृषि से जुड़े हुए हैं, कारपेंट्री से जुड़े हुए हैं या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे, सीखेंगे, हुनर पैदा करेंगे अपने में और सर्टिफाइड भी होंगे कि वो सर्टिफाइड कृषक हैं, खेतिहर हैं। तो आज तक जो हमारे देश में ये सोच रही है कि आप 12वीं पास तभी कहे जाएंगे जब भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी ये पढ़ेंगे, अब ये समय बदल गया है। ITI में जितने बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 18 लाख बच्चे हर साल दाखिला लेते हैं। अब हम उनको सर्टिफिकेशन करेंगे। NIOS अपने छात्रों को माध्यमिक स्तर पर 26 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 19 विषयों का विकल्प देता है। पढ़ाई किस माध्यम से करनी है, इसमें भी आपको लचीलापन मिलेगा। माध्यमिक स्तर पर ही 7 भाषाओं के अलग अलग माध्यमों का विकल्प मौजूद है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा 86 वोकेशनल शिक्षा कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं, जो छात्रों को कामकाजी दुनिया के लिए तैयार करते हैं। वोकेशनल प्रशिक्षण को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए NIOS ने ITDC, सिस्को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित की है। आज लाखों छात्रों के लिए अपनी पसंद का स्कूल है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। निरंतर विकास और नवीनीकरण के लिए NIOS सदैव प्रतिबद्ध है। शिक्षा का उद्देश्य महज रोजगार जुटाना ही नहीं है, बल्कि स्वयं को सशक्त बनाना भी है। NIOS लाखों छात्रों के लिए यही आत्मसम्मान दिलाने में जुटा है। लाखों लोगों के लिए एक आशा और उम्मीद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। शिक्षा सबके लिए, कहीं भी, कभी भी।